प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शेर शाह के शासन प्रबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। आज से 40 वर्ष पूर्व शेर शाह को एक सैनिक एवं साम्राज्य निर्माता के रूप में जाना जाता था, परंतु 20वीं सदी में डॉक्टर कालीरंजन कानूनगो की खोजों के द्वारा, विशेषकर अकबर के समय अब्बास खां सरवानी के द्वारा लिखी गई पुस्तक तारीख़-ए-शेरशाही के अध्ययन के द्वारा कानूनगो महोदय के द्वारा ये साबित किया गया है कि शेरशाह एक कुशल सैनिक एवं साम्राज्य निर्माता ही नहीं बल्कि शासन प्रबंध की दृष्टि से अफ़गान शासकों में सर्वश्रेष्ठ था। और आज हम शेरशाह को एक कुशल शासक प्रबंधक के रूप में देखते हैं और एक कुशल शासक प्रबंधक के रूप में शेरशाह का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। परंतु डॉक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी एवं परमात्मा शरण शेरशाह को एक कुशल शासक प्रबंधक तो मानते हैं, परंतु उनका कहना है कि शेरशाह में मौलिकता का अभाव था, अर्थात शेरशाह के द्वारा कोई नई प्रशासनिक व्यवस्था शुरू नहीं की, बल्कि पूर्व में चली आ रही प्रशासनिक व्यवस्था में ही सुधार कर उसको लागू किया गया। अपने पूर्वगामी योग्य शासकों के अनुभवों का शेरशाह ने लाभ उठाया और अपने तरीके से उनको लागू किया गया। परंतु विद्यार्थियों, शेरशाह ने पुराने शासकों के सिद्धांतों और व्यवस्था तथा संस्थाओं को इस कुशलता से लागू किया कि उनका स्वरूप नवीन दिखाई देता है और उसके परिणाम स्वरूप जन कल्याण को महत्व दिया गया। शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था में उसके प्रशासनिक अनुभव का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। सर्वप्रथम शेरशाह के द्वारा अपनी पैतृक जागीर के प्रबंधन के द्वारा अपने अनुभव को बढ़ाया गया। बाद में दक्षिणी बिहार के शासक जलाल खां के संरक्षक के रूप में वहाँ के प्रशासन को संभालने का कार्य किया और बाद में एक सैनिक के रूप में बाबर के सेना में मुग़ल सैनिक संगठन और व्यवस्था का भी उसने निरीक्षण किया था। इन सभी अनुभवों से और साथ ही साथ अपने कठिन परिश्रम से शेरशाह के द्वारा अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सजाया संवारा गया। शेरशाह बहुत ही कठिन परिश्रमी व्यक्ति था। उसके द्वारा प्रतिदिन 16 घंटे प्रशासनिक कार्य किए जाते थे और युद्ध के समय भी उसके कार्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता था। शेरशाह के समय की प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम केंद्रीय प्रशासन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण पद सुल्तान का होता था, क्योंकि मध्यकालीन भारत में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लागू थी और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजा या सुल्तान ही प्रशासन का प्रमुख होता था। तो शेरशाह के समय भी सुल्तान सर्वे सर्वा होता था। प्रशासन की सभी शक्तियाँ सुल्तान के अंदर निहित होती थी। शेरशाह के राजत्व के सिद्धांत की अगर बात की जाए तो तुर्क एवं अफ़गान राजत्व के सिद्धांतों का मिश्रण था, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो तुर्कों के राजत्व के सिद्धांत के समीप था। तुर्की राजत्व सिद्धांत के अनुसार सुल्तान सर्वे सर्वा वो स्वेच्छाचारी होता है, परंतु अफ़गानी राजत्व सिद्धांत की अगर बात की जाए
तो सुल्तान बराबर वालों में प्रथम अर्थात अन्य अमीरों के लगभग बराबर ही होता था। बराबर वालों में प्रथम की स्थिति होती थी, परंतु तुर्की राजत्व सिद्धांत में सुल्तान के बराबर कोई नहीं होता था और सुल्तान ईश्वर का कृपापात्र माना जाता था। व्यवहारिक दृष्टि से शेरशाह के समय भी इसी सिद्धांत को अपनाया गया, अर्थात शेरशाह सर्वे सर्वा था। हालांकि उसकी सहायता के लिए मंत्री हुआ करते थे, परंतु मंत्रियों की सलाह को स्वीकार करे ये सुल्तान के ऊपर निर्भर करता था। मंत्री स्वयं निर्णय नहीं लेकर केवल शेरशाह के आदेशों की पालना किया करते थे। चूँकि इतने बड़े राज्य का प्रशासन केवल एक सुल्तान के द्वारा नहीं किया जा सकता था, इसलिए सुल्तान की सहायता हेतु मंत्री होते थे। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार शेरशाह के समय केंद्र में 4 प्रमुख मंत्रालय हुआ करते थे। सर्वप्रथम दीवान ए वजारात, इस विभाग का प्रमुख वजीर होता था और लगान तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित कार्य उसके अधीन होते थे। साथ ही साथ वह अन्य मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण एवं नियंत्रण भी करता था। अर्थात सुल्तान के बाद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, दीवान ए वजारात का प्रमुख। दूसरा प्रमुख विभाग दीवान ए आरिज होता था, जिसका प्रमुख कार्य सेना की भर्ती करना, संगठन, रसद, सेना का प्रशिक्षण एवं नियंत्रण संबंधी कार्य दीवान ए आरिज का प्रमुख करता था। और परंतु इतना कार्य करते हुए भी वो प्रमुख सेनापति नहीं होता था। प्रमुख सेनापति सुल्तान स्वयं होता था और शेरशाह के समय सेना की भर्ती का निरीक्षण वह स्वयं करता था। दीवान ए रिसालात विदेश विभाग के समकक्ष होता था और इसका कार्य अन्य राज्यों के साथ पत्र व्यवहार करना होता था। दीवान ए इंसा एक पत्राचार विभाग होता था। सुल्तान के आदेशों को लिखना, उनका लेखा रखना, साथ ही साथ राज्य के विभिन्न भागों तक उनको पहुंचाने से संबंधित कार्य दीवान ए इंसा विभाग के प्रमुख मंत्री के द्वारा देखा जाता था। इस प्रकार शेरशाह के समय केंद्रीय प्रशासन में 4 प्रमुख विभाग होते थे और प्रत्येक विभाग का कार्य संबंधित मंत्री देखता था। राज्य प्रांतों के अंदर बटा होता था, परंतु शेरशाह के समय प्रांत या सूबा होता था या नहीं होता था, इसको लेकर इतिहासकारों के मध्य मतभेद है। डॉक्टर कालीरंजन कानूनगो के अनुसार शेरशाह के समय सूबा या इक्ता, जिसको प्रांत कहा जाता था, ऐसी कोई इकाई नहीं होती थी। शेरशाह ने सीधे ही राज्य को सरकारों के अंदर बांटा था। परंतु डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार शेरशाह के समय सूबा या इक्ता होते थे और प्रत्येक सूबे का एक अधिकारी या प्रमुख होता था, जिसको सूबेदार या फौजी गवर्नर कहा जाता था और उसके अधीन एक शक्तिशाली सेना रखी जाती थी, जिसकी मदद से वह सूबे की प्रशासनिक व्यवस्था की देखभाल करता था एवं शांति व्यवस्था स्थापना का कार्य करता था। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार बंगाल का जो सूबा था उसमें एक सैनिक अधिकारी या सूबेदार
के अधीन शक्तिशाली सेना न रखकर वहाँ पर सीधे ही उसको सरकारों के अंदर बांटा गया था और प्रत्येक सरकार में एक छोटी सेना रखी जाती थी और उन सरकारों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए एक अधिकारी होता था, एक असैनिक अधिकारी होता था जिसको अमीर ए बंगाल कहा जाता था। और ऐसा शेरशाह के द्वारा बंगाल में बार बार होने वाले विद्रोहों के दमन के लिए किया गया था। तो कहने का मतलब शेरशाह के समय राज्य को प्रांतों में बांटा गया था और प्रांत सूबा या इक्ता कहलाता था और उसका प्रमुख सूबेदार या फौजी गवर्नर होता था। प्रांतों को सरकार के अंदर विभक्त किया गया था और सरकार वर्तमान में जिला समकक्ष इकाई हुआ करती थी। सिकदार सरकार के अंदर दो प्रमुख अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। प्रथम सिकदार ए सिकदारान और दूसरा मुंसिफ ए मुंसिफान। सिकदार ए सिकदारान एक सैन्य अधिकारी होता था और इसके नियंत्रण में एक सैनिक टुकड़ी होती थी और उसकी सहायता से ये सरकार में शांति व्यवस्था की स्थापना से संबंधित कार्य करता था। साथ ही साथ सरकार के अधीन आने वाले परगनों में जो सिकदार होते थे उनकी नियुक्ति और उन पर निरीक्षण से संबंधित कार्य भी करता था। दूसरा प्रमुख अधिकारी मुंसिफ मुंसिपान एक न्यायिक अधिकारी होता था और दीवानी मामले अर्थात संपत्ति और उससे संबंधित झगड़ों से संबंधित मामलों को निपटाने से संबंधित कार्य, साथ ही साथ लगान व्यवस्था से संबंधित कार्य की देखभाल मुंसिफ मुंसिपान करता था और परगनों में नियुक्त मुंसिफों के कार्यों का निरीक्षण भी इसके द्वारा किया जाता था। सरकार को परगनों के अंदर बांटा गया था और परगने वर्तमान में तहसील समकक्ष इकाई होते थे। प्रत्येक परगने में एक सिकदार, एक मुंसिफ, एक फौजदार तथा 2 कारकुन नियुक्त किए जाते थे। सिकदार सैनिक कार्य, मुंसिफ न्यायिक एवं लगान संबंधी कार्य और फौजदार होता था वो परगने का प्रमुख खजांची होता था या कोषाध्यक्ष कहा जा सकता है। जबकि कारकुन आय व्यय से संबंधित हिसाब किताब रखने वाले अर्थात लिपिक श्रेणी के अधिकारी होते थे। प्रशासन की सबसे निचली इकाई गांव या ग्राम हुआ करते थे और गांवों की शासन व्यवस्था की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्वशासन होता था, अर्थात सरकार की तरफ से कोई भी अधिकारी गांव में नियुक्त नहीं किया जाता था बल्कि गांव वालों द्वारा ही मनोनीत चौकीदार, पटवारी और प्रधान को सरकार स्वीकृति देती थी और उनकी सहायता से गांवों का प्रशासन चलाया जाता था। गांव वाले अपने में से ही एक ग्राम पंचायत का गठन करते थे और वो ग्राम पंचायत उस गांव की शिक्षा, सुरक्षा और सफाई से संबंधित कार्य करवाती थी और इस प्रकार से गांवों के शासन में सरकार की तरफ से कम हस्तक्षेप किया जाता था। और इस प्रकार शेरशाह के समय केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, सरकार, परगने और गांवों का शासन चलाया जाता था। शेरशाह प्रशासन पे कठोर नियंत्रण और निरीक्षण रखता था। धन्यवाद।